नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस क्लास में हम बात करते हैं रोज रात को 8 बजे राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज से संबंधित, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स हैं, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक चलती हैं, उन बुक्स के बारे में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देख रहे थे। तो उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के अध्याय नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर 12 के बारे में। क्योंकि देखिएगा, अध्याय नंबर फर्स्ट जो है क्लास 10 का वो काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैंने इसको जो है कुछ पार्ट के अंतर्गत डिवाइड किया है, ठीक है ना। तो उसी कड़ी में जो है आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 12 के बारे में। राजस्थान का इतिहास एक परिचय, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें से 100% जो है आने वाले राजस्थान के चाहे कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में जो है अवश्य ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इतना बता दूं कि ये सारी जो बुक्स आपको सामने दिख रही है स्क्रीन पर, इन बुकों से जो है 100% राजस्थान के चाहे कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप जो है बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा। पर डे जो है आपको राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज मिलती है, और उस टेस्ट सीरीज को जो है आप पर डे 8 बजे देखा कीजिएगा, काफी हेल्पफुल रहेगी आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं टॉपिक, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 405। देखिएगा, फर्स्ट एक ही टॉपिक से देख लो, अब तक 400 क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इतना जो है गहनता से आपको कोई नहीं बताने वाला, किसी चैनल पर या किसी जगह पर जो है आपको इतना नॉलेज नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इतनी गहनता से एक एक लाइन से क्वेश्चन उठाकर जो है कोई भी नहीं बताने वाला है। तो मैं ही जो है आपको ये बता रहा हूं। तो आप जो है चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और मुझे जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 12 के बारे में कि राजस्थान। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आज का, और क्रम संख्या की बात करें तो जो है 405 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने जैसलमेर की नींव रखी थी? देखिए, कौन से भाटी शासक, सॉरी भारतीय नहीं, यहाँ पे भाटी शासक है, कौन से भाटी शासक ने जैसलमेर की नींव रखी थी? जैसलमेर जो है आपको सबको पता है ना, जैसलमेर, ठीक है ना, दोरों का शहर, यूं समझ लो, बहुत ज्यादा दौरे हैं वहां पर। तो ये जो जैसलमेर है, इस जैसलमेर की नींव जो है कौन से भाटी शासक ने रखी थी? तो वह रखी थी भाई भाटी शासक जैसल ने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि जैसलमेर के पहले शाखे जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था, तो जैसलमेर का शासक कौन था? यानी कि जब जैसलमेर का पहला शाखा हुआ था, उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था, और उसी दौरान जो है जैसलमेर का पहला शाखा हो जाता है। तो उस शाखा के समय जो है जैसलमेर का शासक कौन था? तो उस समय जैसलमेर का शासक जो है वह था भाई मूलराज। कौन था? मूलराज, यानी कि हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसलमेर का कौन सा शासक गोरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था? मतलब जो गोरी थे उनके विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होने वाला कौन सा शासक है जैसलमेर का? तो वह शासक है भाई कौन सा? राजा भोज। कौन है? राजा भोज। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर का दूसरा शाखा जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था, किस शासक के शासन काल में हुआ था? मतलब कि जैसलमेर का दूसरा शाखा जो है वो कौन से काल के अंतर्गत हुआ था, किस शासक के शासन काल में हुआ था? और उसमें क्या हुआ था कि फिरोज शाह तुगलक जो है इसने जैसलमेर पर आक्रमण किया था, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा रावल दुदा। क्या रहेगा भाई? रावल दुदा के समय में जो है दूसरा शाखा होता है जैसलमेर के अंतर्गत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1550 में जैसलमेर के तीसरे शाखे, मतलब जब जैसलमेर का तीसरा शाखा हुआ था, कब? 1550 के अंतर्गत, ठीक है। तो उस समय इसको अर्ध शाखा कहा गया। क्यों कहा गया? तो पूरी डिटेल आपको बताऊंगा मैं। तो पूरा क्वेश्चन देखिएगा एक बार कि उस समय लूणकरण सर के साथ कंधार के किस शासक ने विश्वासघात किया था? मतलब कि एक पॉइंट याद रखना, उस समय जो है जैसलमेर का शासक कौन था? तो उस समय जैसलमेर का शासक था भाई कौन? लूणकरण। कौन था भाई? लूणकरण था। और इसके साथ जो है क्या होता है कि कंधार के एक शासक को ये शरण देता है, और उस शरण के कारण ही जो है वो क्या करता है कि शरण देता है, ये तो अच्छा सोच के जो है इसको शरण देता है, लेकिन जिसे ये शरण देता है कंधार के शासक को, वह शासक जो है इसके साथ विश्वासघात कर लेता है। तो वो शासक कौन था? तो वो था भाई अमीर अली, जिसे ये शरण देता है कौन? लूणकरण। कहां? जैसलमेर के अंतर्गत। और ये अमीर अली जो है उसी पर आक्रमण कर लेता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आक्रमण के बाद भी जो है ये अमीर अली पूरी तरीके से विजय नहीं हो पाता है। आखिरकार विजय जो होती है किसकी? लूणकरण जो है। हालांकि लूणकरण जो है इस युद्ध के अंतर्गत जो है मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है भाटी जो होते हैं उन्हीं की विजय होती है इसके अंतर्गत। जैसलमेर की ही विजय रहती है, अमीर अली की विजय नहीं होती है। इसीलिए फिर जो है इसको कहा गया कि अर्ध शाखा के, मतलब इसमें जो है केवल जो है युद्ध होता है लेकिन जौहर नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए अर्ध शाखा इसको कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 410 लिखा हुआ है, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, अकबर के नागौर दरबार 1570 के समय में जैसलमेर के शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। देखिए जब 1570 के अंतर्गत, कब 1570 के अंतर्गत अकबर का नागौर दरबार लगा था, किसका, अकबर का नागौर दरबार लगा था, तो उस समय में जो है जैसलमेर के शासक कौन थे, जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। किसने, अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था जैसलमेर के शासक ने। जब शासक कौन थे, तो उस समय शासक थे भाई कौन, हरराय भाटी। कौन थे, हरराय भाटी, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाटी वंश के अंतिम शासक कौन थे। भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वह था भाई कौन, कौन था, ऑप्शन आपके सामने है, जरा सोच के एक बार कमेंट करके मुझे बताओ कौन थे वो। तो वह थे भाई कौन, जवाहर सिंह भाटी। कौन थे भाई, जवाहर सिंह भाटी जो है भाटी वंश के अंतिम शासक थे, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भरतपुर की जाट जाति का एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान किस मुगल शासक के काल में हुआ था। देखिए भरतपुर के अंतर्गत जो जाट जाति थी ना, वो पहले सिर्फ एक जाति के तौर पर थी, लेकिन उसके बाद जो इसकी एक राजनीतिक शक्ति बन गई थी, तो यह उत्थान जो है राजनीतिक शक्ति के रूप में, इसका उत्थान कौन से मुगल शासक के काल में हुआ था, तो वह हुआ था भाई कब, औरंगजेब के शासनकाल में, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1675 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने किस किसान नेता के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। किसने, कौन से जाटों का वो कौन नेता था जिसके नेतृत्व में 1675 के अंतर्गत जो है इन्होंने, किसान ने मिलकर जो है औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो वह शासक इनका जो है नेतृत्व करता कौन था, तो वह था गोकुल। कौन था भाई, गोकुल, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट देखो, जाट नेता गोकुल के द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजाराम ने जारी रखा और 1688 में राजाराम की मृत्यु के बाद में इसे किसने जारी रखा था, मतलब किसने जो है नेतृत्व को प्रदान किया था। मतलब सबसे पहले था कौन, गोकुल, जिसने जाटों को जो है जागृत किया। गोकुल के बाद में आते भाई राजाराम। कौन आते, राजाराम। और राजाराम के बाद में कौन आते हैं, तो राजाराम के बाद में जो है वह आते हैं भाई कौन, वह आते हैं चूड़ामन। कौन आता है भाई, चूड़ामन। तो चूड़ामन जो है उन्होंने राजाराम के बाद में जो है इस विद्रोह को जारी रखा था और इस नेतृत्व प्रदान किया था, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था, तो वह था भाई कौन, कौन था, वह था चूड़ामन। कौन था, चूड़ामन जो है स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक था, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भरतपुर के किस शासक ने थून नामक स्थान पर किला बनाकर राज्य स्थापित किया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ लेना आप इसे, क्योंकि आने वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है। काफी इंपोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, तो देखना ध्यान से कि भरतपुर के कौन से शासक ने थून नामक स्थान पर किला बनाकर वहां पर जो है अपना राज्य स्थापित किया था, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा भाई कौन, चूड़ामन। कौन रहेगा, चूड़ामन ने जो है थून नामक स्थान पर, कहां पर, थून नामक स्थान पर जो है एक किला बनाया था और वहीं पर जो है इसे अपने शासन स्थापित किया था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुगल सम्राट ने किस कछवाहा शासक को भरतपुर शासक चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा परंतु उसे सफलता नहीं मिली। मतलब कि मुगल सम्राट जो थे उन्होंने कछवाहा का एक शासक था जिसे भरतपुर शासक चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा, लेकिन वो कछवाहा शासक जो है वह सफल नहीं हो पाया था, तो वह कछवाहा शासक कौन था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। तो यहां पर जो है वह थे कौन, बिशन सिंह। कौन थे भाई, बिशन सिंह, यानी कि हमारा बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जय सिंह द्वारा भरतपुर के किस शासक को ब्रजराज की उपाधि दी गई। काफी अच्छा क्वेश्चन है। जय सिंह जो थे उनके द्वारा भरतपुर के कौन से शासक को ब्रजराज की उपाधि दी गई, तो वह थे भाई बदन सिंह। बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी गई, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा बिल्कुल बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, भरतपुर शासक बदन सिंह के बारे में सत्य कथन बताइए। भरतपुर के जो शासक थे बदन सिंह, उनके बारे में सत्य कथन बताना है, तो क्या है, ध्यान से देखो कि यह चूड़ामन का उत्तराधिकारी था, बिल्कुल सही है। फिर है कि बदन सिंह ने डिग को अपना निवास स्थान बनाया और वहां पर जो है सुदृढ़ गढ़ का निर्माण कर एक सुंदर जल महल भी बनाए, बिल्कुल करेक्ट है। फिर है कि
बदन सिंह ने डिग के अतिरिक्त कुम्हेर, भरतपुर और वैर में भी दुर्गों का निर्माण करवाया। ये भी सही है, इसका मतलब उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस जाट शासक ने जाट, कछवाहा, मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया था? मतलब कि कौन से जाट शासक थे जिन्होंने जाट और कछवा की संधि, मैत्री संधि जो है वह की थी और उसके बाद अपने राज्य का विस्तार किया था? तो इसका हमारा जो है करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो वह थे बदन सिंह। कौन थे? बदन सिंह। ब्रजराज की उपाधि इन्हें दी गई थी जय सिंह के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर देखो नेक्स्ट है, 1755 में जाट शासक बदन सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 1756 के अंतर्गत जो है जाट शासक बदन सिंह है, इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, मतलब किस स्थान पर हुई थी? तो वह हुई थी भाई डिग के अंतर्गत। कहां पर? डिग के अंतर्गत, क्योंकि डिग में ही जो इन्होंने अपना किला बनाया था, गढ़ बनाया था और वहीं ये रहते थे। तो यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर देखो नेक्स्ट है, किस जाट शासक ने भरतपुर में नवीन गढ़ का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था? कौन से शासक थे जिन्होंने भरतपुर में एक नवीन गढ़ बनाया, मतलब किला बनाया और फिर उसे जो है अपनी राजधानी बनाया? तो वह थे भाई कौन? सूरजमल। कौन थे? महाराजा सूरजमल, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट देखो, महाराजा सूरजमल ने जय सिंह की मृत्यु के बाद में जयपुर की गद्दी के लिए हुए उत्तराधिकार युद्ध 1743 से लेकर 1750 के बीच में किस पक्ष में युद्ध किया था? किसने? महाराजा सूरजमल। देखो जब जयपुर के जयसिंह थे, तो जयसिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो है उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ जाता है जयपुर के अंतर्गत। तो वह युद्ध वैसे तो होता है किसके बीच में? तो ये जो संघर्ष होता है वो किसके बीच में होता है? तो ये होता है, एक तो होता है ईश्वरी सिंह, ठीक है, ये भी जयसिंह का पुत्र होता है, और एक होता है माधो सिंह। कौन होता है भाई? माधो सिंह। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये जो माधो सिंह होता है ना, माधो सिंह चंद्र कुंवरी, जो इनकी माता का नाम होता है माधो सिंह की, तो ये क्या होता है कि जब ईश्वर, ये जो जयसिंह है, जयसिंह जब चंद्र कुंवरी से विवाह करते हैं तो उस समय एक शर्त रखी जाती है कि इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी पुत्र को जो है जयपुर का सिंहासन मिलेगा, गद्दी मिलेगी, राज करेगा, ठीक है ना। तो वह उस शर्त के हिसाब से जो है फिर माधो सिंह क्या करता है कि माधो सिंह जो है वैसे ईश्वरी सिंह से छोटा होता है, ठीक है ना, इसलिए हक जो होता है वो ईश्वरी सिंह का होता है। लेकिन माधो सिंह जो है उस पत्र के अकॉर्डिंग, जैसे कि उसने जो डिसाइड किया गया था पहले से, हस्ताक्षर हुए थे उस पत्र पर कि भाई शासक जो है मुझे बनाया जाएगा, इस बात का लेकर जो प्रूफ वो देता है, तो उस समय जो है इन दोनों के बीच में जो संघर्ष छिड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो इस दौरान, इन संघर्ष के दौरान जो है सूरजमल ने, महाराजा सूरजमल जो है, इन्होंने इसमें से दोनों में से किसका साथ दिया था? ये क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर पूछ रहा है। तो क्या रहेगा, ध्यान से देखो। तो इन्होंने जो है सूरजमल जो है इन्होंने साथ दिया था किसका? ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भरतपुर शासक महाराजा सूरजमल, भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल कब अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गए, परंतु मराठा सेनानायक सदाशिवराव भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर यह भरतपुर लौट आए थे? तो कब गए थे ये युद्ध लड़ने के लिए? तो भाई यहाँ पर जो है वह गए थे कब? 1760 के अंतर्गत गए थे। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है, पानीपत की पराजय के बाद में मराठों को किस जाट शासक ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो शरण दी थी किसने? सूरजमल ने। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, महाराजा सूरजमल। फिर देखो नेक्स्ट है, 1763 में रोहेलो के विरुद्ध युद्ध में सूरजमल की मृत्यु हुई थी। इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी कौन था? मतलब देखो जब 1763 के अंतर्गत, कब? 1763 के अंतर्गत जब सूरजमल रुहेलो के विरुद्ध युद्ध कर रहा था, उसी युद्ध में जो है सूरजमल शहीद हो जाते हैं। तो उस समय जो है इनके प्रतिद्वंदी कौन होते हैं? मतलब ये जो रुहेलो का जो युद्ध होता है, इस युद्ध में सूरजमल के प्रतिद्वंदी कौन थे, कौन होते हैं? तो वह थे भाई कौन? ऑप्शन आपके सामने है, कौन है? नाजिम खान, या फिर अमीर अली, या अहमद शाह अब्दाली, या सदाशिवराव भाऊ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? वह बिल्कुल करेक्ट जो है आंसर रहेगा कौन? नजीम खान। क्या रहेगा भाई? नजीम खान, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर देखो नेक्स्ट है, महाराजा सूरजमल के बारे में यह किसने कहा था कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थी? तो ये जो है वो किसने कहा था? किसके बारे में? सूरजमल के बारे में। महाराजा सूरजमल के बारे में किसने कहा था? तो यह कहने वाला है भाई कौन? कालिका रंजन कानूनगो, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही यहां पर रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट है,
1040 में करौली के यादव वंश की स्थापना किसने की थी? 1040 ईस्वी के अंतर्गत जो है करौली के यादव वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह थे भाई कौन कौन थे? तो वह थे विजयपाल। कौन थे? विजयपाल थे, जिन्होंने करौली के अंतर्गत जो है यादव वंश की नींव रखी थी, इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, करौली के यादव वंश का शासक विजयपाल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? जब करौली के अंतर्गत जो है यादव वंश की नींव रखी थी, स्थापना की थी विजयपाल ने, तो उस समय विजयपाल ने जो है अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो इन्होंने जो है अपनी राजधानी बनाया था भाई किसे? बयाना को। किसे बनाया था? बयाना। बयाना कहाँ है? तो भरतपुर के अंदर। कहाँ है भाई? भरतपुर के अंतर्गत बयाना। तो इस बयाना को जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। किसने? विजयपाल ने। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादव वंश के शासक अर्जुन पाल ने कब कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है? देखो याद रखना, जो करौली है ना प्रेजेंट के अंदर जिसे हम करौली कहते हैं, उसका पूरा नाम था कल्याणपुर। पहली बात तो ये कि करौली जो है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखना करौली का पुराना नाम क्या था? तो वह था भाई कल्याणपुर। क्या था? कल्याणपुर। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। और इसे जो है बसाने का काम किसने किया था? मतलब इसकी स्थापना, करौली की स्थापना किसने की थी? तो करौली को जो है बसाया था किसके द्वारा? अर्जुन पाल के द्वारा। किसके द्वारा भाई? अर्जुन पाल के द्वारा जो है करौली को बसाया गया था, मतलब करौली की स्थापना की गई थी। तो ये पॉइंट याद रखना, करौली को बसाने की व्यवस्था किसने की थी? तो वह की थी भाई अर्जुन पाल ने। किसने? अर्जुन पाल ने। तो कब जो है बसाया गया था, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो 430 का आंसर रहेगा भाई 1348। क्या रहेगा? 1348, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। फिर नेक्स्ट देखो, धर्मपाल द्वितीय ने कब करौली को अपनी राजधानी बनाया था? किसने? धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो इन्होंने बनाया था 1650 के अंतर्गत। कब? 1650 के अंतर्गत, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर देखो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करा था? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कितनी ही बार जो है ये मदन मोहन मंदिर का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। कहां पर है? तो यह है करौली के अंतर्गत। कहां है भाई? करौली के अंतर्गत है। कौन सा मंदिर? तो यह है मदन मोहन मंदिर। कौन सा? मदन मोहन मंदिर है ये, जो कि कहां है? करौली के अंतर्गत है। और इसकी स्थापना, इस मंदिर का निर्माण जो है वो कौन से शासक ने करवाया था? तो वह करवाया था भाई गोपाल पाल ने। किसने करवाया था भाई? तो याद रखना, गोपाल पाल ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? गोपाल पाल ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। करौली के अंतर्गत जो है मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वह करवाया था भाई गोपाल पाल ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। 100% ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सीरियसली इसको जो है आप याद जरूर रखना। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, महाराजा हरबख्शपाल ने कब अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? महाराजा हरबख्शपाल जो थे करौली के, उन्होंने कब अंग्रेजों से संधि की और फिर उनकी अधीनता स्वीकार की? तो यहां पर जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कब? 9 नवंबर 1817 के अंतर्गत। कब? 9 नवंबर 1817 के अंतर्गत इन्होंने जो है संधि स्वीकार कर ली थी। मतलब क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि किसने की थी? तो करौली ने की थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखो नेक्स्ट है, 1852 में करौली के किस शासक की मृत्यु के पश्चात डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर्स ने इसकी अनुमति नहीं दी और बाद में मदन पाल को, यानी कि 1854 से लेकर 1869 को करौली का शासक बनाया गया था। तो किसकी मृत्यु हुई थी उस समय? जो नरसिंह पाल की मृत्यु हुई थी। उसके बाद जो है ये कार्य किया गया था किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आबू के परमार वंश के संस्थापक कौन है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि निम्नलिखित में से आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो आबू के परमार वंश का संस्थापक था भाई धूमराज। कौन थे? धूमराज, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट देखो, आबू के परमार वंश की वंशावली किस शासक से प्रारंभ होती? देखो याद रखना, आबू के जो परमार वंश था उसका संस्थापक कौन था? वह था धूमराज था। लेकिन जो इसकी वंशावली जो है शुरू होती है ना, वह वंशावली किससे होती है? तो वह होती है भाई उत्पल राज से इसकी वंशावली प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कंफ्यूज नहीं होता, दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। आबू के परमार वंश के संस्थापक थे धूमराज और वंशावली जो है किस शासक से प्रारंभ होती है? तो वह होती है उत्पल राज से। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है, गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने पर आबू के किस शासक ने राष्ट्रकूट धवल की शरण ली थी? मतलब जब गुजरात के शासक थे मूलराज, उनसे पराजित होने के बाद में आबू के कौन से शासक ने राष्ट्रकूट धवल की शरण ली थी? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा?
तो जो है 37 का रहेगा भाई धरणी वराह। क्या रहेगा? धरणी वराह, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, आबू के किस परमार शासक ने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया था? काफी इंपॉर्टेंट है। आबू के किस परमार शासक ने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का प्रतिनिधित्व किया था? तो वह थे भाई कौन थे वो? तो वो थे भाई धारावर्ष। कौन थे? धारावर्ष, यानी कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आबू के शासक सोम सिंह के शासनकाल में किसने आबू के देरवड़ा गांव में लूणव शाही नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो याद रखना तेजपाल ने जो है इस लूणव शाही मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे हमारा बी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और एक चीज याद रखना, विमल शाही मंदिर, कौन सा? विमल शाही मंदिर जो है वो किसने करवाया था निर्माण इसका? तो उसका निर्माण करवाया था भाई विमल शाह ने। किसने? विमल शाह ने निर्माण करवाया था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पॉइंट याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। फिर देखो नेक्स्ट है, नाडोल के चौहान शासक राव लुम्बा ने कब परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहां चौहान प्रभुत्व की स्थापना की? किसके द्वारा? चौहान शासक जो है, नाडोल के चौहान शासक थे कौन? राव लुम्बा। इन्होंने जो है परमाणु की राजधानी चंद्रावती, सिरोही के अंतर्गत है, याद रखना, चंद्रावती सभ्यता संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये कहाँ है? सिरोही के अंतर्गत है, सिरोही माउंट आबू के अंतर्गत, ठीक है। तो उस पर जो है अधिकार कर लिया और उसमें चौहान प्रभुत्व की स्थापना कर ली। तो यह घटना जो है कब होती है? तो होती है 1311 के अंतर्गत। कब? 1311 में, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर देखो नेक्स्ट है, कंप्लीट हो गए, चलो कोई बात नहीं, आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी के जो रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे और एक एक लाइन से मैं क्वेश्चन उठा के लेकर आऊंगा ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है। तो विश्वास रखिएगा, भरोसा रखिएगा, आप चैनल पे बने रहिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो राजस्थान का, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट हो गया। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करना, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।